हेलो गाइस, दिस इज़ योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक देख पा रहे हो। और पार्ट सेकंड के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, इसी तरीके से एक तरीके से फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, यानी कि आई, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है? आई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या देखी थी? वी डी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। और ओम्स लॉ जो हम 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते आए हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ये आता कहाँ से है? रियल में ये होता क्या है? किस तरीके से ये फॉर्मूला आया, इसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला तो हम ये पढ़ेंगे, लेकिन ये आता कहाँ से, इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन बच्चों तक पहुँचाना जिसको कंटेंट की ज़रूरत हो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा है, लॉकडाउन के अंदर खाली बैठे हो तो किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से उससे पढ़ो। ठीक है, साथ में आप लोग ये पिक्चर भी देख पा रहे हो। ये पिक्चर जस्ट मैंने फनिंग वे के अंदर बनाई है कि भाई करंट लग जाता है तो कि मान लो करंट लग जाता है किसी के भी तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो ठीक तरीके से प्रिकॉशंस ना ले तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। हम पहले जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था। वो क्या फॉर्मूला बताया था? Q इज इक्वल टू आई एन ई बताया था मैंने, है ना। Q इज इक्वल टू एन ई। ये जो Q था ये क्या था? टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज। ठीक है, यानी कि अगर ये समझो, ये मैंने कोई भी रोड ली थी, इस रोड का अगर वॉल्यूम V है, ठीक है, इसका वॉल्यूम V है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ठीक है, लेकिन पाई आर स्क्वायर एच ना मान के मैं इसका वॉल्यूम V मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? अगर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, अगर मान लो इसकी वैल्यू, मान लो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसकी रेडियस और एच हमें गिवन है, और ये जो वी है, इसकी वी की वैल्यू आ जाती है 12 यूनिट, इसकी वैल्यू आ जाती है वी की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वॉल्यूम 1 यूनिट है, क्या बताया मैंने? वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो मेरे पास चार्ज कितना है? मेरे पास चार्ज n है। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम अगर मेरे पास टोटल यूनिट मेरे पास कितनी है? 12 यूनिट वॉल्यूम है, तो मेरे पास कितना चार्ज है? 12n है। ठीक है, तो ये जो 12n है ये क्या एक तरीके से कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर है ना। तो कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर जो मेरा चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज को मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। और इसके अंदर n क्या है? n है नंबर ऑफ चार्ज। कितने चार्ज है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने चार्जेज है। और ई क्या होता है? ये तो आप लोग सभी लोगों को पता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यूनिट चार्ज ऑन ए चार्ज, यूनिट चार्ज ऑन ए चार्ज, मतलब कि ऐसे ऐसे इसको लिखो, चार्ज ऑन ए यूनिट चार्ज। यानी कि अगर एक चार्ज है, ठीक है, और लेकिन रियल में चार्ज कितने हैं? n नंबर ऑफ चार्जेज है। अगर एक चार्ज है तो उसके ऊपर कितना चार्जेज है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि अगर एक चार्ज है तो उसके ऊपर इतना चार्ज है। ठीक है, रियल में कितने चार्ज है? n है। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? n इंटू -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब ये n डिपेंड करता है कि n हमारा कितना गिवन है। ठीक है, वो सब चीज़ डिपेंड करती है हमारे डाटा के ऊपर। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी थी छोटी छोटी, Q इज इक्वल टू में n। तो इसके अंदर होता क्या है ना, जैसे कि जब हम कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा, क्योंकि हम कंडक्टर की बात इसमें कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं। मोशन को शो भी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स करेगा, प्रोटॉन्स तो करेगा नहीं, हमने ये भी देखा है। तो मान लो अगर इसके अंदर हम अजम्पशंस लेते हैं, अजम्पशंस हम क्या लेते हैं? अजम्पशंस टू फाइंड वीडी। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालने के लिए हम क्या अजम्पशंस लेते हैं? हम अजम्पशंस ये लेते हैं कि अगर कोई भी एक मेटल रोड है, ठीक है, इस मेटल रोड के अंदर मान लो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरीके से चलेंगे? वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलेंगे, इस तरीके से। यानी कि पर्टिकुलर ये पैटर्न फॉलो करेंगे सीधे एकदम। यानी कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? इसके अंदर हम क्या अजम्पशंस लेंगे? जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन
लाइक जो कि इसमें हमें देखने को मिलता है, जो 15 अगस्त की जो परेड्स वगैरह होती है उसमें देखने को मिलता है, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सेम डायरेक्शन लाइक सोल्जर्स, जो जवान होते हैं वो क्या करते हैं, सोल्जर्स डूइंग मार्च पास्ट, परेड करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, उस तरीके से मूव कर रहे हैं। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये जब चलेंगे तभी तो मेरा नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलेंगे तो। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ मोशन भी होगा, है ना। और जब मोशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट इसके अंदर हमें प्रोड्यूस ही क्या करना है, करंट प्रोड्यूस करना है। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या अजम्पशंस माने इसके अंदर, कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फॉलो कर रहे हैं, एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, और इनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो नहीं है। क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वो वाली कौन सी कंडीशन हो गई थी, जब किसी भी रोड को, कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ में कनेक्ट नहीं किया था। अगर बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आ जाता है। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या दे देता है, स्पीड दे देता है। तो स्पीड और वेलोसिटी का हमने उसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एक सिमिलरिटी पढ़ी थी और एक तरीके से दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ा था। तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स जब चलने लग जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने की वजह से उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है। तो उस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया था, उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आ जाती है तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें यही देखना है कि किस तरीके से एक दूसरे के बीच में इनमें रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो एक तो अजम्पशन ये हो गया भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम डायरेक्शन के अंदर चलेंगे, जैसे सोल्जर्स मार्च पास्ट के अंदर चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक क्यू के अंदर चल रहे हैं, यानी कि लाइन के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इधर मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए क्यू, यानी कि एक लाइन के अंदर चल रहे हैं इस तरीके से सारे के सारे। ठीक है, जब ऐसे चलेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो होगा नहीं, और जब नेट डिस्प्लेसमेंट ही मेरा जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का ही हमें मोशन करवाना है अगर हमें करंट चाहिए तो। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, जो अगला टॉपिक है अगर नाम डालना चाहो तो नाम डाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे अब, रिलेशनशिप बिटवीन, हमारा ये टॉपिक आता है मेन, अब रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको अच्छे से समझना, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि डायग्राम हमारा अच्छे से बने। ठीक है, अब ये समझो मेरे पास एक कंडक्टर इस तरीके से है, ये कंडक्टर मेरा इस तरीके से है। ठीक है, अब इससे अगर ये मेरा कंडक्टर कुछ इस तरीके से, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, और ये एरिया क्या होगा, ये वाला कंप्लीट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन देखो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको, मान लो शुरू के अंदर इलेक्ट्रॉन जो थे ना, मैंने मान लिया कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे थे, यानी कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस डायरेक्शन के अंदर थे, यानी कि इस सर्कल के अंदर थे, इस वाले एरिया के अंदर थे, ए पॉइंट के ऊपर थे, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ए है। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ अच्छे ध्यान रखना कि जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, जो एरिया होता है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो किसके परपेंडिकुलर होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर जो करंट जाता है ना उसके परपेंडिकुलर होता है। एक चीज़ अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी कि अगर करंट इधर की साइड मेरा जाएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर की साइड मेरे मूव कर रहे हैं तो मैं ये वाला एरिया लूंगा, ये वाला एरिया लूंगा। ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इधर की साइड मूव कर रहे हैं, जैसा कि इस वाले डायरेक्शन के अंदर इधर की साइड मूव कर रहे हैं, तो मैं एरिया ये वाला लूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इसको स्टार करके लिख लो आप अपनी कॉपी के अंदर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे को जो एरिया होता है, ये जो एरिया मैंने लिया है वो एरिया मेरे को उसके अकॉर्डिंग ले रहा है, यानी कि अगर करंट किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है मेरे को। ये चीज़ ध्यान है, जिसको क्रॉस करके करंट जा रहा है, यानी कि अगर मान लो इस तरीके से है, अगर करंट इसको क्रॉस करके जा रहा है तो मैं ये वाला एरिया लूँगा। ठीक है, अगर इधर की साइड क्रॉस करके जा रहा है तो मैं ये वाला एरिया लूँगा। ये चीज़ से ध्यान दिलाना। जैसे कि इस वाले केस के अंदर देखो, इस वाले केस के अंदर करंट इस तरीके से क्रॉस करे जा रहा है तो मैं ये वाला एरिया लूँगा। ठीक है, ये एरिया कुछ भी है वो कैलकुलेट करने के ऊपर डिपेंड है, जो हमारे पास डाटा गिवन होगा। इस वाले एक एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है तो मैं ये वाला एरिया लूँगा। ये चीज़ अच्छे से याद रखना आप लोग। ठीक
ठीक है, ये चीज़ मेरे को समझानी थी, मैंने समझा दी है। ठीक है, अभी मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो मैं क्या समझा रहा था आपको, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, मैंने क्या माना था, कंडक्टर माना था। ठीक है, जिसके अंदर करंट है वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको समझना अच्छे से, क्योंकि मेरे को मेन चीज़ वो बतानी थी। एरिया के बारे में मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास कोई भी करंट होगा तो हम जो हमारा जो एरिया होगा वो हम किस तरीके से मानेंगे, परपेंडिकुलर वाला लेंगे, जिस डायरेक्शन के अंदर करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या माना, देखो ये इस तरीके से मैंने माना था कोई भी कंडक्टर। ठीक है, शुरू के अंदर जो मेरे मान लो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे थे। ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर थे। ठीक है, यानी कि ई मेरे को नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि कुछ ना कुछ तो थे, ये चीज़ ऐसे मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे के अंदर भरे हुए हैं। तो मैंने एक पोर्शन डिसाइड कर लिया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। टी टाइम बाद, क्योंकि भाई जब फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं आगे भी जाएंगे, तो वो कहाँ पे पहुँच गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गए। यानी कि शुरू के अंदर वो ए पॉइंट के ऊपर थे, बाद में टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम इट विल रीच एट पॉइंट बी। तो अभी एक बात मेरे को बताओ, जैसे कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये मैंने एरिया क्या लिया था, ये मैंने एरिया ए लिया था। ठीक है, तो इस कंप्लीट की लेंथ मान लो एल है, इस कंडक्टर लें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से सुनना इस पॉइंट को, इस कंडक्टर की कंप्लीट की लेंथ अगर एल है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैंने कंडीशन ये जाननी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पे था और वो टी टाइम के बाद कहाँ पे पहुँचा। तो मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने अगर स्टॉप वॉच स्टार्ट करी तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन थे वो शुरू के अंदर ए पॉइंट के ऊपर थे। मैंने बोला कि 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर किसी भी टाइम टी के लिए, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी टाइम टी के लिए मैंने उस स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। तो मैंने क्या देखा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल के इस वाले पॉइंट के ऊपर पहुँच गए जब मैंने स्टॉप वॉच को क्या किया, स्टॉप किया। आ रही बात समझ में? यानी कि जब मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट के ऊपर थे, और जब मैंने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया तो वो कहाँ पे पहुँच गए, बी पॉइंट के ऊपर पहुँच गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना था, वो डिस्टेंस छोटा होगा भाई, इसके कंपैरिजन में ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा। और वो डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं वो डिस्टेंस डीएल है। ठीक है, यानी कि डीएल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। डीएल का मतलब क्या है, स्मॉल डिस्टेंस। इधर मैं लिख देता हूँ, डीएल का मतलब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी है तो डिस्प्लेसमेंट हमें बोलना पड़ेगा। अभी एक चीज़ आपको पता है कि 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, क्योंकि 10th क्लास का अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो इस वाले केस के अंदर है, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो जो वेलोसिटी आएगी वो मेरी किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यानी कि वेलोसिटी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, बी माइनस ए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइनेंस माइनस इनिशियल, है ना, टाइम का भी चेंज होगा इसके अंदर। और वेलोसिटी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी करंट के टॉपिक के अंदर। तो वेलोसिटी मतलब मैंने वी डी लिख दी। ठीक है, और ये जो डीएल है, डीएल की जगह पे मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये मेरे को क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बी माइनस ए के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। और इसी तरीके से मेरे को ये दिखा रहा है टाइम, यानी कि जब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी और जब मैंने स्टॉप वॉच स्टॉप करी, तो ये दिखा रहा है मेरे को डीएल, यानी कि डी टी दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं डीएल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को डीएल ही तो नहीं पता यहाँ पे कितना डिस्टेंस वो चला है। ठीक है, तो डीएल मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, वी डी और डी टी। ये चीज़ आ गई समझ में? देखो अब इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाए, मैं क्या क्या डाटा ले रहा हूँ और किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। पहले तो मेरे को ये चीज़ बताओ, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने एक कंडक्टर माना और उसके अंदर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स मेरे को फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में मेरे को रिलेशन निकालना है। तो मैंने क्या किया, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, और जब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस वाले पॉइंट के ऊपर थे, ए पॉइंट के ऊपर थे। फिर मैंने क्या देखा कि टी टाइम बाद, किसी भी टी टाइम के बाद मैंने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। तो जब मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया तो जितने इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट के ऊपर थे उतने इलेक्ट्रॉन किधर पहुंच गए, वो बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। तो टी टाइम के लिए जब मैंने स्टॉप वॉच को चलाया तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट डीएल चला होगा। जब वो डीएल चले होंगे वी डी वेलोसिटी से, तो वी डी वेलोसिटी उसकी क्या आई, डीएल बाई डी टी आया। तो मेरे को डीएल निकालना है, तो डीएल किसके बराबर आया, देखो वी डी डी टी के बराबर आया। ये बात आ गई समझ में? आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, ये देखो मेरे को ये पता है कि टोटल जो करंट, टोटल जो चार्ज होता है वो कितना होता है,
Q इज इक्वल टू में एन ई होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एन ई मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कभी आपको कंफ्यूज हो गया हो, एन ई ठीक है ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि चार्ज ऑन यूनिट चार्ज, और एन टोटल नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये टोटल चार्जेज। अब इसके अंदर देखो, ये जो मैंने एरिया इधर लिखा है, देखो मैं अलग कलर से इसको बना रहा हूँ, इस एरिया के अंदर यानी कि इस वॉल्यूम के अंदर ये छोटा सा वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ छोटा सा वॉल्यूम होगा ना, इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर, कम वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होगा वो भी मेरा क्या होगा, कम चार्ज होगा भाई। टोटल के अंदर, टोटल वॉल्यूम के अंदर मेरा क्यू चार्ज है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 5 के अंदर मेरा क्यू चार्ज है, और 1 के अंदर मेरा कितना होगा, Q/5 होगा। तो इसी तरीके से टोटल वॉल्यूम के अंदर मेरा चार्ज कितना है, Q है, लेकिन A से B वाला वॉल्यूम के अंदर मेरा कुछ ना कुछ कम चार्ज होगा ना, तो उस कम चार्ज को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, DQ से, यानी कि छोटा चार्ज, कम चार्ज बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये कम चार्ज है, DQ क्या है इसके अंदर, ये मैं बोलता हूँ चार्ज प्रेजेंट बिटवीन, चार्ज प्रेजेंट बिटवीन A एंड, यानी कि ए एंड बी के बीच में कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो है डी क्यू। तो अब हमें पता है डी क्यू किसके बराबर होगा, देखो एन और ई। अब जो एन है ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरे को क्या निकालना है, कंप्लीट वॉल्यूम के लिए निकालना है। ये तो है यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, एक वॉल्यूम के लिए, लेकिन इसकी वॉल्यूम कितना है, वी है। तो मैं क्या करूँगा, डी क्यू इज इक्वल टू में एन, यानी कि एक पेन 5 रुपये का आता है, तो 10 पेन कितने के आएंगे, 5 से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके से n का मतलब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n चार्ज है, लेकिन v वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, n इंटू वी, ये टोटल चार्ज हो जाएगा v वॉल्यूम के अंदर, और इंटू में e तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ के इक्वल होता है। अब एरिया तो मेरा कांस्टेंट है, ये जो मैंने एरिया लिया है, चेंज क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू में एन वॉल्यूम ए, लेकिन जो एल है मेरा वो क्या है, वो तो डी एल है, यानी कि इंटू में डी एल और इंटू में ई। एक एक स्टेप वाइज समझ में आना चाहिए, तभी चीज़ें अच्छी लगेगी आपको, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बाकी मैं इसको मिनिमाइज़ करता चल रहा हूँ ताकि एक बोर्ड के ऊपर ही आपको सब चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। ये आ गया डी एल। अब देखो डी एल की वैल्यू क्या थी, डी एल की वैल्यू देखो इसके अंदर, ये वाली चीज़ देखो, मैं जूम कर देता हूँ। डी एल की वैल्यू क्या है, वी डी डी टी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रखा है डी टी से, यानी कि डी एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी एंड डी टी। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूँगा, डी क्यू इज इक्वल टू में एन ए, डी एल की जगह पे, इसकी जगह पे वी डी डी टी इंटू में ई। अब एक बात बताओ, इस डी क्यू के नीचे मैं ये डी टी लेके जा रहा हूँ, यानी कि इस तरीके से डी क्यू अपॉन डी टी, तो इधर की साइड क्या बन गया, ये एन ए, देखो एन भी एज इट इज़, ए भी एज इट इज़, वी डी भी एज इट इज़, और ई भी एज इट इज़। अब ये चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ये क्या होता है, करंट होता है, यानी कि ये जो वैल्यू आई हमारे पास वो किसके वैल्यू आई, वाई करंट की। तो करंट की हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, देखो मिनिमाइज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूंगा मैंने क्या क्या चीज़ लिखी थी, ठीक है। ये जो मेरे पास करंट की वैल्यू देखो क्या आई, करंट की वैल्यू मेरे पास आई एन ई ए वी डी, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। आई क्या है इसके अंदर, आई क्या है, करंट लिख रहा हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ई क्या है, यूनिट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज एक तरीके से, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और वी डी क्या है मेरी इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि आई इज इक्वल टू में एन ई ए वी डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके जितने भी स्टार आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो ये मेरे पास रिलेशन आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, यानी कि एन ई ए वी डी, ये मेरे पास रिलेशन आता है करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्योंकि ए तो हमारा यूनिफॉर्म ही रहेगा, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखो मैंने क्या क्या लिखा था आपको एक बार दिखा देता हूँ स्लो करके, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी कि हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया था,
इस तरीके से, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर मैंने स्टार्ट की थी स्टॉप वॉच, तो इलेक्ट्रॉन सारे ए पॉइंट के ऊपर थे। कुछ टाइम टी टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, तो उन्होंने डिस्टेंस डीएल ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये निकाल ली थी मैंने, ठीक है। वी डी डी टी आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से फिर मेरे को ये भी पता था कि मेरे पास जो वॉल्यूम होता है, कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर क्यू चार्ज होता है, लेकिन छोटा वॉल्यूम क्या था, ए से लेके बी वाले के बीच में, तो डी क्यू मेरे पास हो जाएगा छोटा चार्ज, एक तरीके से मतलब कि छोटे अमाउंट के अंदर चार्ज ए और बी के बीच में। और हमें ये फॉर्मूला तो पता ही था, क्यू इज इक्वल टू में एन ई, तो इसके अंदर भी मैंने क्यू डी क्यू इज इक्वल टू में एन ई लगा दिया, ठीक है। यानी कि एन ई ये कौन से चार्ज है, ये चार्ज है ए और बी के, लेकिन हमें तो निकालना था कंप्लीट के लिए, तो मैंने क्या किया, एन इंटू में वी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो मेरे पास चार्ज आएगा ये कंप्लीट वॉल्यूम के लिए आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ होता है, और लेंथ मेरे पास क्या थी, डीएल थी, तो डीएल की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वी डी डी टी थी, तो ए डीएल, डीएल की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन गई, और जब मैंने डी क्यू को डी टी से डिवाइड किया, तो डी क्यू को डी टी से डिवाइड करने के बाद मेरे को क्या मिलता है, करंट मिलता है। और जो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू में एन ई ए वी डी। तो यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो एक पॉइंट मैं इसके अंदर बताता हूँ, एक मान लो कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है, इसके अंदर ये मान लो, ये फॉर्मूला याद रखो, एन आई इज इक्वल टू में एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। जल्दी से मैं थोड़े जल्दी से करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ठीक है। करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट आई इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो मेरे पास चार ऑप्शन है कि कहाँ पे मेरे को करंट ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि कौन सा एक तरीके से कौन सा जो ऑप्शन है मेरा वो ठीक होगा, कौन सी कंडीशन ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप लोग उतारना इसको उतार लो, समझना इसको समझ लो, ठीक है। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी जिस भी बच्चे ने इसका आंसर सोच लिया वो अच्छी बात है, जिसने भी इसका सॉल्यूशन कर दिया वो अच्छी बात है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा ए, करंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, इसके अंदर एक बात बताओ, जैसे कि आप लोग ये समझो कि जब आपके पास पाइप होता है, पानी वाला पाइप होता है, जब वो आगे से मतलब कि इनिशियल स्टेट के अंदर वो रहता है, तो उसके अंदर जो स्पीड होता है, पानी की जो स्पीड होती है वो नॉर्मली होती है, लेकिन जब आप उसको दबा देते हो तो स्पीड क्या हो जाती है, वो ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो इसी तरीके से इसमें ये फाइंड आउट करो, जब यहाँ से मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या है, एरिया इसका छोटा है, तो एरिया जब छोटा है तो इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, और बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी इसकी क्या है, कम है। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पॉइंट के ऊपर ज़्यादा है, इधर मैं इसको लिख रहा हूँ, और बी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। लेकिन इसका जो एरिया है, यानी कि ए पॉइंट का जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है, कम है सॉरी, ठीक है। और बी पॉइंट के ऊपर जो एरिया वो क्या है, ज़्यादा है। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे डाला हमने पानी और इधर से निकल रहा है पपीता शेक, पपाया शेक, ऐसा तो नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। यानी कि यहाँ पे देखो एन भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है, इन दोनों के ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो फर्क किन की वजह से पड़ेगा, करंट के ऊपर, करंट की वजह से फर्क पड़ेगा वेलोसिटी की वजह से और एरिया की वजह से। तो एक चीज़ बताओ, एक के अंदर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरे के अंदर एरिया डिक्रीज हो रहा है ना। तो ओवरऑल जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। जितना इफेक्ट वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से पड़ेगा, उतना इफेक्ट एरिया के डिक्रीज होने की वजह से पड़ जाएगा। यानी कि जो नेट मेरे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, जितना करंट हमारा इधर की साइड है, ए पॉइंट के ऊपर है, उतना ही करंट मेरा क्या होगा, बी पॉइंट के ऊपर होगा। यानी कि समझो मैंने क्या बोला, जब मेरे पास कोई भी बच्चा यहाँ पे था, ठीक है, यानी कि जब तुम्हारा दोस्त ए पॉइंट के ऊपर था तो तुमने उससे 50 रुपये ले लिए। जब वो दोस्त बी पॉइंट के ऊपर तुम्हें मिला तो तुमने 50 रुपये उसको दे दिए, तो तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने थे, 0, और इधर भी तुम्हारे पास एक तरीके से क्या हो गया, 0। यानी कि कोई भी चेंज आया तुम्हारे अंदर नहीं आया ना। तो इसी तरीके से जो करंट होगा वो बराबर होगा आई ए इज इक्वल टू में आई बी, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा है जो रिलेशन था V इज इक्वल टू में आई आर, वो रिलेशन किस तरीके से आता है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से ध्यान दोगे, देखो
अच्छा टॉपिक है ये। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, जो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो s इज इक्वल टू में u प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, क्योंकि इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, ये जो s होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो s होगा, ये जो s होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना चला। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा यानी कि ये डेरिवेशन जब हम करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ ये वाली इक्वेशन मैंने क्यों ली। तो इसके अंदर देखो ये वाली जो इक्वेशन होती है किसके बारे में बताती है, हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन के बारे में बताती है, क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और तीसरी ये इक्वेशन होती है। तो पहली इक्वेशन हमें वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में बताती है, दूसरी इक्वेशन हमें किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है, तीसरी इक्वेशन हमें किसके रिलेशन के बारे में बताती है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बारे में बताती है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का कितना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया टी टाइम के अंदर, तो जो एक्सलरेशन ये प्रोड्यूस हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से मैंने ये इक्वेशन लिखी है कि ये इक्वेशन हमारे यूज आएगी। तो इसमें किस तरीके से याद करोगे, देखो इसमें ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास ये कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये चार्ज है क्यू चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एक तरीके से। अब आपको पता है अगर मान लो जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ठीक है, जब हम इसके साथ में बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि सेल या कोई भी बैटरी जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये सारा का सारा इधर की साइड पॉजिटिव है और इधर की साइड क्या है, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, ये लो पोटेंशियल के ऊपर है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो जो फोर्स होता है वो क्या करता है, चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर घुमाता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन इधर की साइड मूव करते हैं तो अपनी तरफ से अपने मन मर्जी से थोड़ी ये मूव करते हैं, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगता है इधर की साइड से इधर, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। तो एक तरीके से क्या लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है चार्जेस की वजह। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर मूव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव। बीच बीच में मेरे को वीडियो इसलिए रोकनी पड़ रही है क्योंकि बाहर की तरफ से स्ट्रीट से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स लगता है एक किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर, यानी कि फोर्स लगता है किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर। तो यहाँ से जो मैं फोर्स निकालूंगा वो जो फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू और ई। और ये जो क्यू है ये क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की साइड से इधर ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने कोई भी चार्ज क्यू मान लिया। क्यू यानी कि एक तरीके से मैं मान लेता हूँ प्रोटॉन मूव कर रहे हैं। भाई मैंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर की साइड मूव कर रहा है तो मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, इधर की साइड से इधर मूव कर रहा है। हालांकि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ प्रोटॉन वाली, प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है ना, लेकिन मैंने समझने के लिए क्या मान लिया, जब पॉजिटिव इधर से इधर मूव करेगा तो भाई प्लस वाला भी तो इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, क्यू कोई भी चार्ज है जो प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो ये क्यू चार्ज है इसको मैं सिंबल के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इसको। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज ये बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो जो अभी एक बात बताओ आप मेरे को साथ साथ में, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, ठीक है, और जब कोई भी चीज़ मोशन में रहती है तो उसके अंदर क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एम ए इक्वल टू में होता है वो। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ गया, ये आ गया, तो ये दोनों की दोनों जो फोर्स होंगी एक तरीके से इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो किस तरीके से आएगा, दोनों को इक्वल रख दो। तो एम ए इक्वल टू में कैपिटल ई स्मॉल ई, तो एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है इलेक्ट्रॉन का, कितना इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेलरेशन से वो भाग रहा है। तो ई की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू मेरे पास आई ये, यानी कि मेरे पास एक डाटा तो आ गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को निकालना है वो डिस्प्लेसमेंट कितना चलता है किसी भी टाइम टी के अंदर। तो हम इसके अंदर कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, हम इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो लेते हैं जो एक पर्टिकुलर कोलिजन के अंदर होता है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ए पॉइंट से चला,
ठीक है, और बी पॉइंट के ऊपर जाके उसका कोलिजन हो गया, तो हम सिर्फ एक कोलिजन वाले उसके अंदर डिस्टेंस लेते हैं। तो जब वो इधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके वो टकरा गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने इसको क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। लैम्डा कोई भी डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा क्या है मेरा, डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि जब दो कोलिजन हो रहे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। अब इस डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि जब ये आपस में कोलिजन होंगे, तो कोलिजन जब होगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। अब किधर गया वो, तो चलो ये चीज़ तो समझ में आ गया ना जो मैं बोला था। अभी मैं दोबारा राइट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी थी। देखो, उसका जो एक्सेलरेशन आएगा, कोई भी जब चीज़ें मोशन में होती है तो उसके अंदर फोर्स होता है एम में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है। एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ये मेरे पास एक डाटा आ गया था। जब इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से, बी पॉइंट के ऊपर जाके मान लो वो टकरा गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो दो कोलिजन, यानी कि मान लो इधर से स्टार्ट हुआ इधर पे चला, ठीक है, तो जब ये कंप्लीट एक कोलिजन होता है तो उसके बीच का जो मैं डिस्टेंस लेता हूँ वो लैम्डा लेता हूँ। यानी कि लैम्डा क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन, कोलिजन के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। अभी ये जो डिस्टेंस है, ये इसको टाइम लगा होगा कुछ ना कुछ टकराने के लिए, उस टाइम को मैंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया मैंने, टाउ टाइम ले लिया। ये क्या है, टाइम है। और ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है टाइम बिटवीन कोलिजन, टाइम बिटवीन कोलिजन हैपन, यानी कि कितने टाइम के अंदर वो कोलिजन हुआ, तो उसको मैंने टाइम टी ले लिया, और कितना डिस्टेंस वो चला उसको मैंने ले लिया लैम्डा ले लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई, और ये जो टाइम होगा वो सेकंड के अंदर होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताई थी, ये वाली क्वेश्चन बताई थी, यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू तो आ गई है, ठीक है, एस मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया, और टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, टाउ आ गया। लेकिन अब आप बोलोगे सर यू की वैल्यू कहाँ पे है, वेयर इज़ यू। अब एक बात बताओ, जब मैं उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कैलकुलेट करूंगा, जब मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट से लूंगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से रेस्ट पे माना है, यानी कि मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी है वो उसके अंदर कनेक्ट नहीं करी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना कि मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं की है। तो इनिशियली जो वोल्टेज था, यानी कि पोटेंशियल था मेरा, वो कितना था, जीरो। जब पोटेंशियल मेरा जीरो था तो मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि वो रैंडम मोशन के अंदर है। जब रैंडम मोशन के अंदर तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी नहीं होगी। इस वजह से मैंने यू को क्या मान लिया, रेस्ट के ऊपर मान लिया कि मैंने रेस्ट से स्टार्ट किया उसके ऊपर, तो यू की कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो मेरे पास ये इक्वेशन कितनी क्या बची, देखो, एस इज इक्वल टू में हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाओ, जो जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट करते जाओ। अब एक तो ये गैप पता नहीं किधर हो जाता है, एस इक्वल टू में यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू मेरे पास टाउ, एस की वैल्यू मेरे पास लैम्डा, ए की वैल्यू मेरे पास ई, ये मेरे पास वैल्यू आई थी। और साथ साथ में देखो मैंने आपको समझा भी दिया, आज पता नहीं क्या इसके अंदर गलती हो रही है। और यू की वैल्यू मैंने क्या लिया है, जीरो लिया, यानी कि रेस्ट के ऊपर बिफोर कनेक्टिंग टू बैटरी, बिफोर कनेक्टिंग टू बैटरी द चार्ज इज एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर हमने मानना है। तो ये जो इक्वेशन, ये किस तरीके से इक्वेशन आ गई, ये जो इक्वेशन थी मेरी ये आ गई, एस इक्वल टू में हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, हाफ ए की वैल्यू कितनी है, ई, ये इसकी वैल्यू है, और टाउ स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी इसके अंदर हमें क्या निकालना है, देखो अभी इसके अंदर देखो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये चीज़ ऐसे ये पूरा सेट हो जाए, ये नहीं तो फिर दोबारा हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। मिनिमाइज़ कर दिया मैंने, और इसको मैं साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अभी तो ये आसानी से। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू किस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी, लैम्डा हाफ ई एम टाउ स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से देखिए। टाउ क्या इसके अंदर टाइम है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना। ठीक है, अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना चला वो, कितना चला, लैम्डा चला, और कितने टाइम के अंदर, टाउ टाइम के अंदर। तो टाउ की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन वी डी। तो ये जो टाउ है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो इस तरीके से, लैम्डा इज इक्वल टू में हाफ ई अपॉन एम
टाउ की वैल्यू लैम्डा अपॉन वी डी इनकम्प्लीट का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे क्लियर, यहाँ तक चीज़ आगे अच्छे से। ठीक है, कुछ गलती वगैरह हमने की हो तो देख लेना वैल्यू वगैरह पुटिंग के अंदर। ठीक है, कुछ भी अभी गलती शायद हमने नहीं की अभी तक। ये चीज़ आ गई ना क्लियर, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए एक तरीके से, तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ करना पड़ेगा, इसके अंदर ध्यान दे लेना आप लोग। ठीक है, या फिर हम सीधा देखो इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, एक तो ये वाला मेथड भी हमारा क्या है। ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो वी डी है, इसके अंदर मैं लैम्डा की वैल्यू सीधी ये भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगले स्लाइड के अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन ये आई थी हाफ ए टी स्क्वायर, ये लैम्डा हाफ ई एम, ये तो एक ए की वैल्यू आई थी, और ये टाउ स्क्वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी मेरी ये। तो मैं क्या करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगी देखो ये वैल्यू, वी डी लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो हाफ ई, ये इस तरीके से, और ये अपॉन ये। ठीक है, क्या मेरे पास टाउ है ये, तो एक टाउ से एक टाउ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या है मेरे पास, इस तरीके से कुछ लिखूंगा मैं इसको, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ अच्छे से, आप लोग इसके अंदर देखते रहना क्या क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ। ये मेरे पास वी डी आ गई, यानी कि मेरे पास क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई टाउ की टर्म के अंदर। ठीक है, ये टर्म के किसके टर्म के अंदर आ गई, टाउ की टर्म के अंदर आ गई। अब एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी, आई क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। तो वी डी की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ, यानी कि ये जो वी डी है, ये वी डी अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ तो किस तरीके से वैल्यू बनेगी, ये देखो इसके अंदर अच्छे से। इसको मैं फिर दोबारा से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये हो जाता है गायब। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ, देखो मैं क्या बोलूँ, अभी मेरा खुद का दिमाग ख़राब होता है ऐसे जब ये होता है। तो ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी थी, और वी डी मैंने लिखा था लैम्डा बाय टाउ। जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी तो हाफ ई एम टाउ स्क्वायर अपॉन टाउ, एक टाउ से एक टाउ कैंसिल हो गया, तो वी डी मेरे पास क्या आ गई थी, ई टाउ अपॉन 2m, ये टाउ है। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई थी, और आई मेरे पास क्या था, एन ई ए वी डी। इस वी डी के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो एन ई ए तो एज इट इज रहेगा, वी डी की वैल्यू पुट करोगे तो ई ये टाउ अपॉन 2m। अब ये कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो कैंसिल नहीं हो रहा तो रहने दो, अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है। देखो ई दो बार आ रहा है, ये ई और ये ई दो बार आ रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू में एन ई स्क्वायर ए, ये इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, एक तरीके से रिलेशन आ जाता है किस किस के बीच का, करंट के बीच का रिलेशन आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। इसके अंदर देखो हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई, इसके अंदर देखो क्या है, एन मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई क्या है इसके अंदर, कैपिटल ई मेरे पास, मैं लिख देता हूँ इसको, देखो अभी ठीक हो गया ये, इसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एन क्या है दोबारा से मैं लिख रहा हूँ इधर, एन मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑन यूनिट चार्ज, ऑन यूनिट चार्ज। इसी तरीके से ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ई क्या है, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है, ये टाइम है बिटवीन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम क्या है, एम मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मास ऑफ चार्ज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मास ऑफ चार्ज। तो ये मेरे पास आ गई टर्म। अभी देखो मेरे पास ये जो फॉर्मूला आया है टाउ ई, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड किस तरीके से करती है, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ आई थी, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ एल होगी। ये हायर पोटेंशियल, अगर मैं इसको बैटरी से साथ कनेक्ट कर रखा है, ये हायर पोटेंशियल, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर वी है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, तभी तो दोनों के बीच का पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम वी से लिख सकते हैं। यानी कि ए और बी के बीच का पॉइंट मैं किस तरह से लिखता हूँ, वी ए माइनस वी बी, ये हमारा क्या शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए के ऊपर कितना है वी, और वी बी के ऊपर कितना है जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिपेंड करती है, यानी कि वो इक्वल टू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी बाकी इस तरीके से याद रखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके,
पोटेंशियल डिफरेंस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। इस तरीके से आप लोग याद रखो, यानी कि ई किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ के, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इस तरीके से याद रखो। तो यहाँ पे जो ई है, ई की वैल्यू मैं वी के टर्म के अंदर लिख देता हूँ, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली रिलेशन क्या चाहिए, वी इज इक्वल टू में आई आर, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, करंट होना जरूरी है और आर होना जरूरी है। तो हमें इस तरीके से ए वी तो हमें दिखाई दे नहीं रहा, तो वी हमें इस तरीके से दिखाई देगा कि अगर ई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा वी अपॉन एल, तो आई देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, आई एन ई ए स्क्वेयर ए टाउ और ई की जगह पे वी अपॉन एल, वी अपॉन एल, और ये एम तो एज इट इज़ रहेगा। अभी इसके अंदर बताऊँ चीज़ें क्या क्या कॉन्स्टेंट है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो ई है, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर कांस्टेंट रहेंगे। इसी तरीके से अब इसको देखो, क्योंकि वी के टर्म के अंदर चाहिए, तो वी के टर्म के अंदर निकालो पहले। वी इज इक्वल टू में क्या आएगा, एम एल आई अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ, यानी कि मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। वी की वैल्यू चाहिए तो सारी की सारी क्वांटिटी को मैंने उधर ले गया। तो इसके अंदर देखो कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर जो कांस्टेंट आएगी वो चीज़ आएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से मेरे पास जो कांस्टेंट रहेगी वो एन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट रहेंगे, नंबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा, और उस मेटल का जो एरिया है, एरिया भी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, और दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो भी मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, यानी कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट की वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के, क्योंकि आई जब चेंज होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। भाई ये चीज़ तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। आई चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो जब इसको हम ओपन करते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब मैं ओपन करूंगा, तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, वो आएगी वी इक्वल टू में आई आर। तो यहाँ से मेरे पास क्या होता है, ओम्स लॉ प्रूव होता है, ठीक, यानी कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, एट ए पर्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन इसके अंदर जरूरी होनी होती है कि टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही वो कांस्टेंट हो पाता है, क्योंकि हम आगे जाके ऐसे केस भी पढ़ेंगे कि जो करंट होता है वो टेम्परेचर के साथ भी एक तरीके से बिहेवियर शो करता है। क्योंकि देखो आई की वैल्यू है वो इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करती है, आर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि आर की देखो वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास ये आई है ना, इस तरीके से मेरे पास आर की वैल्यू आ गई है। भाई ये तो हमारा प्रूव हो गया ओम्स लॉ। आर की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, एम एल 2 एम एल आएगा। देखो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं देखो हाफ एम स्क्वायर था वो, ठीक है, तो उसके अंदर ये 2 आएगा यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान दे लेना। हमने कुछ पीछे पॉइंट एक मिस्टेक इस तरीके से, देखो ये 2 था ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 2 नहीं लगाया था, ठीक है, तो ये 2 इस तरीके से जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये कांस्टेंट, ये 2 आ गया, यानी कि आर की वैल्यू क्या आई थी, 2 एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो हमें पता होना चाहिए। आर की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2 एम एल एन ई स्क्वायर टाउ। रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रजिस्टेंस क्या बोलता है, भाई मेरा जो कांस्टेंट टर्म होगी वो ये चीज़ होगी, ये मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि रजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ए के, क्योंकि मास ऑफ करंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो रजिस्टेंस वो किसके इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एल, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ए के। तो जब इस कांस्टेंट को जब मैं खोलता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, वो आती है रो। ये क्या आती है मेरे पास, रो वैल्यू आती है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख लेना। ये तो आपने बेसिक पढ़ी होगी, बस मैं आपको बता रहा हूँ आगे एडवांस के अंदर कि किस तरीके से चीज़ें डिपेंड करती है। यानी कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है, v इज इक्वल टू में आई आर आ गया हमारे पास, ठीक है, और r की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ ली, यानी कि ये ओम्स लॉ हमने प्रूव कर दिया किस तरीके से ओम्स लॉ आता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दे लेना, ठीक है। मैंने सब चीज़ आपको बता दी है। तो अब जर्नल टर्म्स आती है कि आई की जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है, आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ओम ही तो होती है, आर की यूनिट ओम होती है, ठीक है। क्योंकि देखो आर की यूनिट ये ओम होती है, एक चीज़ ध्यान दे लेना, ठीक है। रजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है,
इसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है इसकी क्या होती है यूनिट, वोल्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं आर, यानी कि आर को क्या बोलते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस, आर होता है रेजिस्टेंस, और जो ये आता है रो आता है, ये क्या होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी आर की यूनिट अगर ओम होती है तो जो रजिस्टेंस होता है वो 1/r होता है, ठीक है, 1/r होता है। इसी तरीके से ये जो डिपेंड करता है वो इसकी यूनिट होगी वो मोहो हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखते हैं और रजिस्टिविटी को इस तरीके से लिखते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना, ठीक है। यानी कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, देखो V में आई आर पढ़ा है ना, और आर हमने क्या पढ़ा है ρL/A। किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जो उसका जो मटेरियल होगा, जो रजिस्टिविटी होती है ना, वो क्या शो करती है, उसकी पर्टिकुलर उसका मटेरियल क्या है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना, क्योंकि जो मटेरियल होता है जिस चीज़ से वो बनी होती है उसको शो करती है रजिस्टिविटी। यानी कि रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की एंड टेम्परेचर की, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। और जो आर होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, देखो जल्दी से, आर क्या, ये क्या होती है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। लेकिन जो आर होता है रेजिस्टेंस होता है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल एंड डायमेंशन की, मटेरियल एंड डायमेंशन की। क्योंकि देखो ये डिपेंड कर रहा है L/A के ऊपर, लेकिन जो मेरा रो था, रो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, रो हमने क्या पढ़ा था 2mNE टाउ, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना, क्योंकि देखो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक तरीके से। अगर हमारे पास कोई दूसरा मेटल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है कि आर किसकी प्रॉपर्टी होती है, आर प्रॉपर्टी होती है मटेरियल एंड डायमेंशन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आर डिपेंड कर रहा है लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल तो ये है ही रो है। लेकिन जो रो होता है वो डिपेंड करता है एक तरीके से, प्रॉपर्टी किसकी होती है, मटेरियल की होती है और टेम्परेचर की होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम चेंज करते हैं टेम्परेचर को तो करंट और रेजिस्टेंस उसके अंदर चेंज होने लगता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना। जो करंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज की बेसिक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान हो जानी चाहिए। जो 1/r को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन 1/r को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। इसी तरीके से जो रो होता है, रो को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, वो रजिस्टिविटी बोलते हैं, लेकिन 1/रो को हम क्या बोलेंगे, 1/रो को हम क्या बोलेंगे, रो को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। इसी तरीके से 1/रो को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी यूनिट वगैरह आप बुक वगैरह के अंदर भी देख सकते हो, उसकी यूनिट वगैरह तो आसानी होती है, कौन सी क्या यूनिट होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना। यानी कि आर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो आर की वैल्यू चेंज होती है। और इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि ए डिपेंड कर रहा है और ए कौन सा होता है, अगर मेरे पास मटेरियल इस तरीके से, करंट इस तरीके से डिपेंड कर रहा है तो मैं एरिया लूंगा ये, और करंट मेरा अगर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है तो मैं एरिया लूंगा ये वाला, ठीक है। यानी कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि डायमेंशन तो आई गई, डायमेंशन के अंदर एल और ए आ गया, और ए हम कौन सा लेते हैं, इसके अंदर ए लेते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो वाला एरिया लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा, देखो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, थोड़ा सा आप लोगों को बीच के अंदर कन्फ्यूजन हुई होगी, तो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगी है ना, वो उस पॉइंट को रोक लो और उसको बार बार में देखो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यही चीज़ें होती है एक ऑनलाइन पढ़ाने के अंदर और एक टीचर का ऑफलाइन पढ़ाने के अंदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, क्या कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो पता लगे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा पार्ट 3। आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो एरिया होता है, करंट फ्लो किस डायरेक्शन के अंदर जब करंट जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या उसके अंदर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।